ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, सो सबसे पहले 11th 12th के अंदर हमने इस बारे में पढ़ रखा है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स होता है F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, करेक्ट। और हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट के बाय एम। यहाँ से अगर के की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा एम ओमेगा स्क्वायर। इसके अलावा एसएचओ के बारे में हमें ये भी पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर के की वैल्यू अपन ये पुट करें तो हमें मिल जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। v वर्सेस x के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ से आप साफ साफ देखिए जो v है वो प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। मतलब v वर्सेस x का जो ग्राफ बनेगा वो एक पैराबोला बनेगा। तो यहाँ पर एक पैराबोला बनाया हुआ है। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है वो बाउंड स्टेट में रहना है और उसकी एनर्जी E है, तो डायग्राम में दिख रहा है कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसकी जो बाउंड्रीज होगी वो प्लस माइनस ए से बाहर नहीं जाएगी। सो ये एनर्जी ई है, यहाँ पर एनर्जी वाला पार्टिकल है, माइनस ए यहाँ पे है और प्लस ए यहाँ पे है। तो पार्टिकल जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, इस तरह से वो ऑसिलेशन करता रहेगा, इस तरह से यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ पर वो ऑसिलेशन करता रहेगा। तो सबसे पहले हम श्रोडिंगर इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हमें पोटेंशियल की वैल्यू पता है, श्रोडिंगर इक्वेशन हमें पता है कि ये होती है वन डायमेंशन के अंदर। अगर v की जगह ये वाली वैल्यू पुट करते हैं और सारे टर्म्स को एक साइड लाते हैं तो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन ये बन जाएगी। अब हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल यूज करते हैं। ओके, मान लीजिए अल्फा इज इक्वल्स टू है रूट एम ओमेगा ओवर एच क्रॉस, लैम्डा इज इक्वल्स टू है 2e ओवर एच क्रॉस ओमेगा, और y इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स है। अल्फा की वैल्यू पुट करने से ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर इन तीन वेरिएबल को अपन यूज करते हैं तो इन तीन वेरिएबल के बाद में ये जो इक्वेशन नंबर 4 है वो कौन सी बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी। कैसे बनेगी, लेट मी शो यू। सो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। ओके, ये हमारी इनिशियल इक्वेशन है यहाँ पर। ये इक्वेशन हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, करेक्ट। ये तीन वेरिएबल हमने अभी अभी माने हैं और ये इक्वेशन हमें लानी है। तो हम इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। सो इस इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, देखो। उस जो इक्वेशन है उसमें फर्स्ट टर्म था डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो उसको हमने क्या लिख दिया, डी बाई डी एक्स डी साई बाई डी एक्स। सेकेंड और थर्ड टर्म को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब यहाँ पर जो ये देखो, ये टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। ये वाली इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी, आप चेक कर लेना। उसके बाद देखो इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल चेंज करते हैं। तो डी साई बाई डी एक्स यहाँ पे हमें दिख रहा है, उसको हम डी साई बाई डी वाई और डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। तो डी वाई से डी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, डी साई बाई डी एक्स मिल जाएगा। ये हमें मिल सकता है। और सेकेंड और थर्ड टर्म को हम कुछ भी चेंज यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ओके, अब जो डी वाई बाई डी एक्स है, इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, देखो y इज इक्वल्स टू एल्फा एक्स है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना मिल जाएगा, अल्फा। तो इसकी जगह हमें क्या मिल रखना है, अल्फा रखना है। सेकेंड और थर्ड टर्म हमारी एज इट इज है। चलिए, यहाँ पर हमने कुछ भी चेंज अभी नहीं किया है फिलहाल। उसके बाद इस अल्फा को तो बाहर लेके आ जाओ। अब ये अंदर क्या बचा हमारे पास में, अब हमारे पास अंदर बचा डी साई बाई डी वाई। तो डी साई बाई डी वाई को हमने अभी भी ब्रैकेट के अंदर एज इट इज रखा है। यहाँ पर जो डी बाई डी एक्स है, फिर से वही चीज करेंगे, वेरिएबल चेंज। तो यहाँ पर डी बाई डी वाई और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, सो दैट डी वाई से डी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा और डी बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा। अगेन ये डी वाई बाई डी एक्स जो है, फिर से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, डी बाई डी वाई बाहर है और अंदर क्या है, डी साई अपॉन डी वाई, विच विल बी डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर। और हमारा ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म जो है वो हमारे पास एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, एक्स स्क्वायर जो है, वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना था, अल्फा एक्स था। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ से एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास हो जाएगी वाई बाई अल्फा। तो इस एक्स स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पर पुट किया है वाई स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, वही अपन ने यहाँ पर पुट किया है और वही अपन ने यहाँ पर पुट किया है। तो ये भी थोड़ा सा देख लेना, एक्स स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को अल्फा स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया है। अब हम हमारे वेरिएबल देखेंगे। हमें पता है अल्फा स्क्वायर अल्फा कितना था, रूट ऑफ एम ओमेगा ओवर एच क्रॉस। तो अल्फा स्क्वायर जो, सॉरी एच क्रॉस था, तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस। और अल्फा की पावर 4 कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एच क्रॉस, एम ओमेगा स्क्वायर
एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो ये यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास क्या मिल रहा है, एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा की पावर 4। नीचे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ सिंपली क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा। तो ये सिंपली वाई स्क्वायर बच गया, करेक्ट। और ये वाला टर्म मैंने फिलहाल अभी एज इट इज यहाँ पर लिया है, सेकंड वाला टर्म। अब हम सेकंड वाले टर्म के साथ में क्या करेंगे, तो वो देखिए सेकंड वाले टर्म के साथ में हम क्या कर सकते हैं, वापस अल्फा स्क्वायर पे चलते हैं। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये थी, यहाँ से एम की वैल्यू निकालेंगे, तो एम की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, एच क्रॉस अल्फा स्क्वायर अपॉन ओमेगा। ये एम की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर, ये रहा एम, यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर पुट करेंगे तो आप पुट करके देख लेना, आपको ये टर्म मिलेगा, एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर से एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें मिलेगा 2e अपॉन एच क्रॉस ओमेगा। और हमारा जो लैम्डा था वो था 2e अपॉन एच क्रॉस ओमेगा, तो इसको अपन लैम्डा में पुट कर लेंगे, तो ये लैम्डा आ जाएगा। और ये वाली इक्वेशन जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, इक्वेशन नंबर 6। ये ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 6 मिल गई मैं, ठीक है। सो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इक्वेशन हमारे पास 6 नंबर में आ जाएगी। अब हमारे पास साइज की कोई कंडीशन होनी चाहिए, हमें पता है साई हमेशा सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। सो हमारे पास आ जाएगा, करेक्ट। अब हमारे पास यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर साई हमारा 0 होना चाहिए, लेकिन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर हमारा y भी इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि y कितना माना हमने, अल्फा एक्स। तो अगर x इन्फिनिटी पे जा रहा है तो y भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। अगर y इन्फिनिटी जाएगा तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 6 थी उसमें हमारा y बहुत बड़ा हो जाएगा, तो y के सामने जो लेमडा है इसको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, तो इसको अपन 0 मान लेंगे। 0 मानेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 7 मिल जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 7 जो हमें मिलेगा, ये y नॉर्मली क्या होती है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर, जिसका जो सॉल्यूशन होता है वो सिंपल एक्सपोनेंशियल होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर y की बहुत लार्ज वैल्यूज है, y की बहुत लार्ज वैल्यूज होने की वजह से इसका जो एक्चुअल सॉल्यूशन होगा वो इक्वेशन 8 से दिया जाएगा, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि y की वैल्यूज इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है, दैट इज वाई वी हैव टेकन दिस सॉल्यूशन, ठीक है। सो साइज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 एच वाई। अब ये एच वाई क्या है, आपने स्पेशल फंक्शन के बारे में पढ़ा हुआ होगा। एच वाई जो है वो हर्माइट फंक्शंस होते हैं, ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो y टेंस टू इंफिनिटी की रेंज में साई के बिहेवियर को अफेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर एच वाई जो है वो लगाया है। अब एच वाई फंक्शन ऐसे होने चाहिए जो हमें हमारे पास में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सो ये वाली इक्वेशन जो है वो हमारे पास इक्वेशन होती है, स्पेशल फंक्शन वाली इक्वेशन होती है, ठीक है। ये एक्चुअली जो एच वाई है, ये फंक्शन जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि ये इक्वेशन कहाँ से आई, तो देखो, अगर जो एक एक्सप्रेशन 8 है, उस 8 को हम 6 में रखें, इक्वेशन नंबर 6 में रखें, तो इस 8 को 6 में रखें। ओके, 6 हम इक्वेशन 8 को देख लीजिए, इक्वेशन 8 हमारे पास में है, इसको जब इक्वेशन 6 में रखेंगे, यानी इस इक्वेशन में अगर साई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 और एच वाई रखें, तो यहाँ पर साई रहा और यहाँ पर साई रहा, ये पुट करेंगे पूरा का पूरा, जैसे मैंने अभी सॉल्व किया प्रीवियस इक्वेशन, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगी, आपको करना है। यहाँ पर साई लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको सबसे पहले डी साई अपॉन डी वाई, यानी एक बार डिफ्रेंसिएशन करना है, और उसके बाद में आपको फिर से डिफ्रेंसिएशन करना है, डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर। फिर जो भी वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पर पुट करनी है, लेमडा को एज इट इज रखना है, यहाँ पे वाई का स्क्वायर एज इट इज रखना है, और जहां पर साई मिला है साई की जगह आप ये रखेंगे, तो हमें कौन सी इक्वेशन मिलेगी, हमें मिलेगी इक्वेशन नंबर 9। अदरवाइज देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, सॉल्व कर लिया है मैंने यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास में और साई ये था, ठीक है। साई हमारे पास ये था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डी साई बाय डी वाई निकाला। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये, तो पहले फर्स्ट फंक्शन का करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन में एक्सपोनेंशियल एज इट इज, फिर उसकी पावर में जो होता है उसका करना पड़ता है, तो माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 2y, नीचे का 2 एज इट इज रहेगा, उस टाइम h एज इट इज रहेगा, प्लस फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट एज इट इज है, और h का कर दिया, h का कितना हो जाएगा, डी एच अपॉन डी वाई। ये तो हो गया डी साई अपॉन डी वाई, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, तो सिंप्लीफाई आप कर लेना, कॉमन जो था वो कॉमन ले लिया। अब इस फंक्शन का हमें एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डी टू
साई अपॉन डी वाई स्क्वायर निकाला मैंने। तो अगेन वहां पर सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का करना है मुझे, तो एक्सपोनेंशियल का तो अपन ने ये कर लिया, माइनस का वाई रहेगा यहाँ पे, और ब्रैकेट वाले टर्म को हमने एज इट इज रखा। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन को हमने एज इट इज रखा, और जो ब्रैकेट वाला टर्म था उसका डिफरेंशिएशन देखो मैंने यहाँ पे कर दिया। उसका डिफरेंशिएशन आपको समझ में भी आ रहा होगा, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो यहाँ से दो मिलेंगे और इसका डी टू एच अपॉन डी वाई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन थी वो ये थी, इनिशियली हमें ये वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर साई की और डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर की। तो सबसे पहले डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो ये जो वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी पूरी, डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर की जगह, ठीक है। प्लस लेमडा माइनस वाई स्क्वायर साई था, तो लेमडा माइनस वाई स्क्वायर और ये साई हो गया हमारा, साई हमारा यही था, ये रख दिया हमने। राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल वाले टर्म देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इन सबको राइट हैंड साइड में भेज के कैंसिल आउट कर दिया हमने। कैंसिल आउट करके जो टर्म थे उन टर्म को हमने इस माइनस वाई को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी और इससे भी, तो ये दो टर्म हमें मिल गए। उसके बाद 1 2 3 ये तीन टर्म मिल गए, 1 2 और 3। उसके बाद ये वाला टर्म जो था वो हमें यहाँ पे मिल गया, ओके। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा रीअरेंज किया, फर्स्ट में इस टर्म को ले लिया मैंने, इस टर्म को यहाँ पे रख दिया, फिर ये माइनस का वाई यहाँ पे भी मिल रहा है, माइनस का वाई यहाँ पे भी मिल रहा है, तो माइनस का 2y डी एच अपॉन डी वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये देखो लेमडा माइनस वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर एच, और ये माइनस का एच, इसमें से कॉमन आ गया एच, और यहाँ पे कॉमन आ गया एच। उसके बाद ये वाई स्क्वायर एच प्लस का हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर एच माइनस का हो गया, तो कैंसिल आउट हो गया, और ये इक्वेशन हमें मिल गई। तो यही इक्वेशन जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 9 में। तो आई होप इक्वेशन 9 में भी आपको समझ में आ गया है। अब इक्वेशन नंबर 9 जो है उसके सॉल्यूशन के लिए कुछ कंडीशन मिलती है लैम्डा पे, जो हम उसका डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली याद रहेंगे। वो हर्माइट इक्वेशन है, और हर्माइट इक्वेशन में y की जब पावर सीरीज को लेते हैं, बाद में लैम्डा पर कुछ कंडीशन निकालते हैं, तो लैम्डा पे आती है कंडीशन की लैम्डा की वैल्यू सिर्फ क्या हो सकती है, 2n + 1 ही पॉसिबल हो सकती है, जहां n की वैल्यू 0 1 2 एंड सो ऑन है। तो एनर्जी आइगन वैल्यू निकालते हैं, तो लैम्डा कितना हो सकता है हमारे पास, 2n + 1 ही हो सकता है, जबकि लैम्डा हमने माना था कितना था, 2e अपॉन h क्रॉस ओमेगा। तो nth स्टेट के लिए ले लेते हैं, तो 2en अपॉन h क्रॉस ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, 2n + 1। यहाँ से e की वैल्यू निकालेंगे, e की वैल्यू निकालेंगे तो ये मिल जाएगा। h क्रॉस ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, h न्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि h क्रॉस ये हमारे पास h क्रॉस कितना होता है, h अपॉन 2 पाई होता है, राइट। और ओमेगा अपॉन 2 पाई कितना होता है, न्यू होता है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एच न्यू। तो हमारे पास ये एनर्जी की आइगन वैल्यू जो ये क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की हो जाएगी। इसमें हमारे पास यहाँ पर कितना है, n इक्वल टू अगर 0 रखो, तो n इक्वल टू 0 रखने से एनर्जी 0 नहीं हो रही है, 1/2 एच न्यू मिल रही है। दिस इज कॉल्ड जीरो पॉइंट एनर्जी। तो ये 0 पॉइंट एनर्जी का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारे पास ई नोट कितना है, 1/2 एच क्रॉस ओमेगा होता है। तो हम अलग अलग लेवल के लिए रखेंगे। तो सबसे पहले देखो, जीरो लेवल अगर आपके पास नीचे है, तो n इक्वल टू 0 की वैल्यू जो है वो कुछ लेवल पे मिलेगी, कितनी एनर्जी पे मिलेगी, 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। फिर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 3/2 एच क्रॉस ओमेगा, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 5/2, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो 7/2, n इक्वल टू 4 रखेंगे तो 9/2 एच क्रॉस ओमेगा मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं आइगन फंक्शन के लिए। आइगन फंक्शन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं, और अगर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के साथ करते हैं, तो हमने देखा था कि जो साई की वैल्यू थी वो हमारे पास आ रही थी e की पावर -y²/2, साथ में hy था। अगर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के साथ में वेव फंक्शन लिखे, तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के लिए हमने यहाँ पे n लगाया है, और इस n की वैल्यू सॉल्व करने के बाद में नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये होती है, अपन यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करेंगे, अपन डायरेक्टली इसका सोल्यूशन लिखेंगे। इसका सोल्यूशन ये होता है जब हम इसका नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ साई की वैल्यू हमारे पास ये है, यहाँ पे y है, y इज इक्वल टू हमारा कितना होता है, अल्फा x होता है, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास साई की वैल्यू ये आ जाएगी, एच एन वाई था तो अल्फा x हो जाएगा। मोड ऑफ साई स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर मोड ऑफ साई स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास, और ये वैल्यू से हम अगर एन की वैल्यू निकालें, आप डायरेक्टली एग्जाम में जरूरी नहीं है, आप ये भी लिख सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के लिए कंडीशन से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें एन की वैल्यू ये मिलती है। एन की वैल्यू वापस आई एन की एक्सप्रेशन पुट करेंगे, तो ये वाला हमारा जो आता है आइगन फंक्शन या फिर श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो आता है वो आता है। इसमें क्योंकि एच एन रख रखा है, तो हम एच एन के कुछ वैल्यूज निकाल देते हैं। जैसे एच नोट वाई की वैल्यू 1 होती है, एच वन की वैल्यू 2y होती है, एच टू की वैल्यू ये होती है, एच थ्री की वैल्यू ये होती है। आपने हर्माइट इक्वेशन पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा। इसलिए हम शुरुआती कुछ वेव फंक्शन की वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे n इक्वल टू 0 1 2 3 के लिए अपन ने लिख लिया, तो 0 के लिए ई एन की वैल्यू तो हमने निकाल ही रखी है, और साई की वैल्यू भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ये वैल्यू कैसे आएगी,
आएगी, साथ में एच लगा हुआ था तो यहाँ पे एच नोट वाई की वैल्यू था, यहाँ पे एच वन वाई था, यहाँ पे एच टू वाई था और यहाँ पे एच थ्री वाई था। तो H3Y तक की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है जो मैंने अभी दिखाई थी, ये दिखाई थी। तो आपको यहाँ पे H की वैल्यू रखनी है, राइट, H की वैल्यू ये रखनी है। बाद में Y की जगह आपको क्या रखना है, अल्फा एक्स रखना है, या नहीं भी रखो तो ये Y में सोल्यूशन आ रहा है आपके पास। ये सोल्यूशन आप वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएंगे। मैं ये सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि लेक्चर और लंबा हो जाएगा, मैं आपको एक करके बता सकती हूँ। आपके पास एन की जो वैल्यू है उसमें एन की वैल्यू 0 रखनी है। जैसे यहाँ पर देखो रूट पाई है, रूट पाई है 2 की पावर n है, 2 की पावर n तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 0 का फैक्टोरियल 0 ही होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा अल्फा अपॉन रूट पाई और इसकी पावर 1/2 हो जाएगा। फिर हमारे पास है ई रेस टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, तो ई रेस टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, और फिर एच नॉट, एन की वैल्यू कितनी है 0, एच नॉट ये कितना है 1, तो ये फंक्शन होना चाहिए साई 0। तो साई 0 देखो हमारे पास आ रहा है, ये यही आ रहा है ना। इसी तरह से आप साई 1, साई 2, साई 3 भी निकाल लीजिएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, जब इनको प्लॉट करेंगे, हमने साई नॉट, साई 1, साई 2 और साई 3 रखा है, तो साई नॉट का जो एक्सप्रेशन है जब उसको प्लॉट करेंगे तो ग्राफ इस तरह से आएगा, साई 1 इस तरह से आएगा, साई 2 इस तरह से आएगा और साई 3 इस तरह से आएगा। ये आपको याद रखना है, अदरवाइज आप वैल्यूज पुट कर करके ग्राफ सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन मोड साई स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो मोड साई स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव में जा रहा है। यहाँ पर साई में अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसको अपन को क्या करना है, ऊपर भेजना है। तो साई 1 जो है वो उसका साई 1 का स्क्वायर ऐसा आएगा, इसमें ये बीच वाला ऊपर चले जाएगा और इसमें यहाँ पर जो जो नीचे है उनको आप ऊपर शिफ्ट कर लो। तो यहाँ पे मोड ऑफ साई स्क्वायर की वैल्यू भी अगर मैं पुट करके आपको बताऊं तो सबसे पहले मोड ऑफ साई स्क्वायर की आप वैल्यू ये देख लीजिए, साई नोट का स्क्वायर ये है, साई 1 का स्क्वायर ये है, साई 2 का स्क्वायर ये है और साई 3 का स्क्वायर है। मतलब जो साई 1, साई 2, साई 3 था उसी के अंदर आपके पास जितने लूप बन रहे थे, लूप यहाँ पर भी उतने ही बनेंगे, लेकिन वो सारे के सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव हिस्से में चले जाएंगे। तो ये हमारे पास था। इसके अलावा जो ये जो है प्रायिकता घनत्व और मतलब क्लासिकल थ्योरी से कंपैरिजन एग्जाम में नहीं आता है तो ये हमें नहीं करना है। बस इसका ये भी हमें नहीं करना है, बस हमें उसका प्रोबेबिलिटी का ग्राफ ध्यान रखना है। ये ग्राफ चारों इंपॉर्टेंट है और साई के भी चारों ग्राफ जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एनथ के लिए लेना है तो एन इक्वल टू 10 के लिए बनाया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 0 वाले को छोड़ के और 11, अदरवाइज 11 लूप्स बन रहे हैं हमारे पास में n इक्वल टू 10 के लिए, क्योंकि 0 पॉइंट एनर्जी पे 0 पे ग्राफ 0 नहीं आ रहा था। तो चलिए हमारे पास में n इक्वल टू, क्योंकि n इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रॉ किया था तो वो आ रहा था ये n इक्वल टू 0 में 1 लूप है तो एक लूप ज्यादा होगा, इसलिए n इक्वल टू 10 के अंदर हमें 11 लूप मिले थे। 0 पॉइंट एनर्जी के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि 1/2 एच क्रॉस ओमेगा जो है वो 0 पॉइंट एनर्जी होती है, और दैट्स इट। 0 पॉइंट एनर्जी के बारे में इतना ही करना है, ये चीज हमारे सिलेबस में नहीं है। 0 पॉइंट एनर्जी के बारे में आपके पास वही है, बाकी इसको समझ सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक्सप्रेशन पूरा। पैरिटी सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, तो देखो पैरिटी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो कि एक्स को अगर माइनस एक्स में चेंज कर देता है। तो जैसे साई एक्स है, अगर इसके आगे आपने पैरिटी ऑपरेटर लगा दिया तो ये वापस वेव फंक्शन की वैल्यू दे देगा अगर उस वेव फंक्शन में जहां जहां एक्स है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस किया जाए तो। अब श्रोडिंगर इक्वेशन हम जानते हैं कितना होता है, एच इक्वल टू ई साई होता है, और एच ऑपरेटर हमारे पास कितना होता है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस vx। अगर मान लीजिए हमारे पास जो पोटेंशियल है वो सिमेट्रिक है तो इसका मतलब v माइनस एक्स और vx तो सेम ही रहेगा। तो ये वाला तो अगर मैं इसको x से रिप्लेस करूँ तो हम इस एक्सप्रेशन में मान लीजिए x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पर पूरा का पूरा स्क्वायर है, d2 अपॉन dx स्क्वायर है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे v ऑफ माइनस एक्स आएगा तो यहाँ पे हमारे पास में प्लस v ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। अब हमने खुद मान लिया कि v ऑफ माइनस एक्स वी एक्स के इक्वल है, तो हमारे पास जो h ऑफ माइनस एक्स है उसकी वही वैल्यू आ गई जो h ऑफ x की वैल्यू आ गई, यानी जो h है वो हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन हो गया। करेक्ट, तो h जो है वो सिमेट्रिक फंक्शन हो गया। जैसे v जो है वो 1/2 के एक्स स्क्वायर है, तो आप देखो x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2 की एक्स स्क्वायर ही मिलेगी। तो इस कंडीशन में अच्छा, अगर पेरिटी ऑपरेटर को हम h और साई पे अप्लाई करें तो सबसे पहले पेरिटी जो है वो h पे अप्लाई होगा, तो h ऑफ माइनस एक्स मिलेगा और साई ऑफ माइनस एक्स मिलेगा हमारे पास। अब हम जानते हैं h ऑफ माइनस एक्स तो एच एक्स ही मिल रहा है, साई माइनस एक्स को एज इट इज छोड़ देते हैं, तो h ऑफ एक्स मिलेगा हमारे पास यहाँ पे। और इस पी ओ साई ऑफ माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, इसे हम लिख सकते हैं पी साई एक्स। वाई, क्योंकि जब p इस पे लगता है तो हमें क्या मिलता है, साई ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि वो x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देता है, तो इसे हम पी साई लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें पी एच जो है, तो हमें हमारे पास में क्या मिल रहा है, इधर से मिल रहा है पी एच साई और इधर से हमें मिल रहा है एच
पी साई मिल रहा है हमें। तो इसका मतलब हमारे पास ये साई एक्स के सबके लिए ट्रू है, तो एच और पी के लिए हम लिख सकते हैं कि पी एच और एच पी हमारे पास क्या है, इक्वल है। दोनों में से साई को कैंसिल आउट करो तो इधर क्या आ रहा है, पी एच। देखो इधर अपन को मिल रहा है पी एच साई, और राइट हैंड साइड में हमें यहाँ पे मिला क्या, एच पी साई। तो साई से साई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी एच और एच पी इक्वल होता है। और हमने शुरुआती चैप्टर्स में पढ़ा था कि जब पी एच और एच पी इक्वल होता है, या जब ए बी और बी ए इक्वल होता है ऑपरेटर में, तो ये कम्यूट करते हैं तो इन्हें इस तरह से लिखा जाता है। तो एच और पी जो है वो जीरो एग्जाम में आपके पास आ सकता है। तो एक सिमेट्रिक, इसके लिए जरूरी है कि जो पोटेंशियल है वो v माइनस एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, v ऑफ x होना चाहिए। तो सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल में अगर कोई पार्टिकल है तो हैमिल्टोनियन जो है और पैरिटी ऑपरेटर है वो कम्यूट करते हैं, ठीक है, वो आपस में कम्यूट करते हैं। दैट्स इट, आई थिंक ये तो हमें नहीं अच्छा इसका आइगन वैल्यू जो है वो पूछा है। तो एच साई इज इक्वल टू ई साई हमारे पास हो जाता है, करेक्ट। और एच माइनस एक्स आई माइनस एक्स जो है अगर अपन लिखते हैं यहाँ पे एच माइनस एक्स आई माइनस एक्स, तो ई तो एज इट इज रहेगा, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। इसी इक्वेशन में एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखना है बस। तो एलएचएस में तो दोनों जगह लग जाएगा, आरएचएस में केवल साई ऑफ माइनस एक्स रहेगा। अब क्योंकि एच ऑफ माइनस एक्स तो एच एक्स है, करेक्ट, तो इस एच ऑफ माइनस एक्स की जगह तो सिंपली हमने एच रख दिया। यहाँ पे साई माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे ई इज एज इट इज रहेगा, करेक्ट। तो हमने ये देखा कि साई ऑफ माइनस एक्स और ई साई ऑफ माइनस एक्स, और एक इक्वेशन हमें सबसे ऊपर मिली थी, एच साई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई साई ऑफ एक्स। इसका मतलब हमारे पास चाहे साई एक्स लो चाहे साई माइनस एक्स लो, हैमिल्टोनियन जो है आइगन वैल्यू सेम दे रहा है, ई दोनों टाइम पे क्या दे रहा है, ई दे रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे नॉन डीजनरेट वैल्यू जो है वो यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमारे पास ये साई एक्स और साई माइनस एक्स दोनों जो है इंडिपेंडेंट तभी हो सकते हैं जब डी जनरेट हो। हमें डी जनरेसी मिल गई, डी जनरेसी की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, अगर हमारे पास दो वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग आइगेन वैल्यू सेम आए, तो यहाँ पे दो अलग अलग वेव फंक्शन है साई एक्स साई माइनस एक्स, लेकिन आइगेन वैल्यू सेम आ रही है ई, तो ये हो गया डी जनरेट, करेक्ट। तो हमारे पास अगर ये नॉन डीजनरेट है तो फिर ये इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन नहीं हो सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं कि माना हमारे पास कोई ऑपरेटर है H और वो उसके आइगन वैल्यू क्या है, नॉन डीजनरेट है, तो एक ही एनर्जी E जो है उसके करस्पॉन्डिंग एक ही आइगन फंक्शन मिलेगा। तो उस कंडीशन में साई माइनस एक्स जो है वो साई एक्स के तो इक्वल हो नहीं सकता, तो साई माइनस एक्स को हमने मान लिया ये लैम्डा टाइम साई एक्स है, जहां पर लैम्डा कोई कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। अब हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे करेंगे तो माइनस एक्स दो बार मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, साई एक्स आ जाएगा, और इधर साई एक्स है तो इधर क्या आ जाएगा, साई ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस साई एक्स को एज इट इज छोड़ देते हैं, इसको एज इट इज छोड़ दिया, लेमडा जो है उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, छोड़ दिया। ये साई माइनस एक्स इक्वेशन 1 से क्या था, साई माइनस एक्स की वैल्यू थी लेमडा साई एक्स, तो हमारे पास यहाँ पे साई माइनस एक्स की जगह हम रखते हैं लेमडा साई एक्स, तो हमें क्या मिल गया, लेमडा स्क्वायर साई एक्स मिल गया। अब इधर भी क्या है, साई एक्स है, और यहाँ साई एक्स से साई एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेमडा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो लेमडा की वैल्यू +1 हो सकती है या फिर -1 हो सकती है। इसका यूज इक्वेशन 1 में करेंगे, जहां पर हमारे पास था साई माइनस एक्स इज इक्वल टू लेमडा साई एक्स, ये था। तो या तो यहाँ पे प्लस रखो या फिर -1 रखो, प्लस रखेंगे तो हमें ये मिलेगा, माइनस रखेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो जो प्लस करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन होते हैं उन्हें सिमेट्रिक बोलते हैं, और जो माइनस के करस्पॉन्डिंग होते हैं उन्हें एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं। तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन जिनके लिए माइनस एक्स जो होता है वो ये होता है, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं कि इनकी पैरिटी इवन होती है, और पैरिटी ऑपरेटर अगर इस पे लगाते हैं तो हमें साई माइनस एक्स जो मिलता है उससे अगर पैरिटी लगा भी दी तो वापस क्या मिलेगा, हमें साई एक्स ही मिलेगा। और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के केस में माइनस बाहर आ जाएगा, और इस पे अगर पैरिटी अप्लाई करी है वेव फंक्शन पे तो वापस वेव फंक्शन मिलेगा माइनस साइन के साथ में मिलेगा, तो आइगेन वैल्यू जो है वो -1 में हो जाएगी, ठीक है। हमें यहाँ पे हमें इसका वो ये चीज हमें नहीं करनी है। ये देखो ये आपके पास एग्जाम में आ सकता है कि प्रूव करो पैरिटी ऑपरेटर की आइगेन वैल्यू +-1 होती है, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, दो बार पैरिटी लगाओगे तो वापस वेव फंक्शन आ जाएगा। बट ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आप खुद समझ सकते हैं, ये आप देख लीजिए। मेरा काम था वो समझाना आपको, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो कि हमने कर लिया है कंप्लीट। यस, ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है, ये आपको बुक में मिल जाएंगे। ये हमें नहीं करना है क्योंकि ये मुझे नहीं करना है, मतलब ये बहुत लेंदी हो जाएगा, तो ये आपको ही करना है। ये कुछ एग्जाम्पल है जो एग्जाम में आ सकते हैं, बट मैंने थ्योरी पढ़ा दी, दैट्स ऑल। तो ये था क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर।